हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और माता रानी आप सबको सफलता दे। इस बार आज का हमारा टॉपिक है बिहार दरोगा स्पेशल में भारत का संवैधानिक विकास, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित रेगुलेट करने की मांग की। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को रेगुलेट करने की मांग की। इसके अलावा इसमें और क्या था? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसकी बात हो रही है। बंगाल के गवर्नर के कार्यकाल को फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के गवर्नर के कार्यकाल के रूप में नया स्वरूप दिया गया, जिसे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो पोस्ट बना था कौन से एक्ट के तहत? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत बंगाल के गवर्नर के कार्यकाल को फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के गवर्नर के कार्यकाल के रूप में नया स्वरूप दिया गया, जिसे बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में भी जाना जाता है। और वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके अलावा बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। कहाँ के? बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। अगला इसमें पॉइंट है 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, की स्थापना की गई थी। कौन से एक्ट के तहत? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था। 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, की स्थापना की गई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुख्य न्यायाधीश का नाम। अगला जो हमारा पॉइंट है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, अगला है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसने कंपनी के वाणिज्यिक, कमर्शियल और पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया। कौन से एक्ट ने? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल कार्यों के बीच अंतर किया। अब इसमें क्या क्या था देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड फॉर पॉलिटिकल मैटर। राजनीतिक मामले के लिए क्या क्रिएट किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कंट्रोल करते थे? कमर्शियल अफेयर, वाणिज्यिक मामले। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया गया पॉलिटिकल मैटर, राजनीतिक मामले के लिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्रिएट किया गया था वाणिज्यिक मामले, कमर्शियल अफेयर के लिए। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज कंप्राइज्ड ऑफ 6 पीपुल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग शामिल थे? 6 लोग शामिल थे। किसकी बात हो रही है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्ति प्रदान की गई। 1776 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की शक्ति प्रदान की गई। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की शक्ति प्रदान की गई? तो आंसर क्या होगा? 1786 के अधिनियम से। इसके अलावा 1793 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। किस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया? तो आंसर क्या होगा? 1793 का जो चार्टर अधिनियम था इसने। अगला है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या क्या था? 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया।
किस एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो आंसर क्या होगा? 1813 के चार्टर एक्ट ने। चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार और भारत के साथ चाय के व्यापार को इंटैक्ट अक्षुण्ण रखा गया। ठीक है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार और भारत के साथ चाय के व्यापार को अक्षुण्ण रखा गया। अगला जो हमारा पॉइंट है, जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें यह भी प्रावधान था कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए का निवेश करे। किस एक्ट की बात हो रही है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात हो रही है। इसमें यह भी प्रावधान था कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए का निवेश करे। इसके अलावा जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसे और किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर क्या होगा? सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता था। सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से। तो ये याद रखना है आपको। अब इस पे पॉइंट पे आते हैं। जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया। किसकी बात हो रही है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की। और भारत का पहला गवर्नर जनरल किससे बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किस अधिनियम के तहत? तो आंसर क्या होगा? 1833 का जो चार्टर एक्ट था। अगला इसमें पॉइंट है, इसने एक कमर्शियल बॉडी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह एक प्रशासनिक निकाय बन गया। जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसने एक वाणिज्यिक निकाय कमर्शियल बॉडी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह क्या बन गया? एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया, प्रशासनिक निकाय बन गया। पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारतीय परिषद के रूप में जाना गया। किस एक्ट की बात हो रही है? जो 1833 का चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात हो रही है। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारतीय परिषद के रूप में जाना गया। अगला पॉइंट है हमारा, सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और किस एक्ट के तहत हुआ था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? यह अधिनियम तब पारित किया गया था जब लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी, लेजिस्लेटिव और कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कार्यों को अलग किया। आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कार्यकारी कार्यों को अलग किया? तो कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसने परिषद में विधान पार्षद कहे जाने वाले 6 नए सदस्यों को कुल मिलाकर 12 जोड़ने का प्रावधान किया। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसने परिषद में विधान पार्षद, लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहे जाने वाले 6 नए सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान किया। कुल मिलाकर कितना हो गया था? 12। अगला इसमें हमारा पॉइंट है,
इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात हो रही है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तदनुसार मैकाले समिति भारतीय सिविल सेवा पर समिति को 1854 में नियुक्त किया गया। मैकाले समिति को कब नियुक्त किया गया? 1854 में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत हुई? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें निदेशक मंडल की संख्या द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस एक्ट के तहत जो निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें से कितने लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था? तो 6 लोगों को। अगला जो हमारा पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देख रहे हैं। इसमें निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड दोनों को समाप्त कर दिया गया? तो आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड दोनों को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, और भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। एक किस एक्ट की बात हो रही है? भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें कंपनी के निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियाँ भारत के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। किस एक्ट के तहत कंपनी के निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शक्तियाँ भारत के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई? तो आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उन्हें 15 सदस्यों वाली एक सलाहकार संस्था प्रदान की गई थी। इसके अलावा इस अधिनियम ने विवादास्पद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया। और ये इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या क्या था? 1861 की बात हो रही है। इसे पेश किया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय लोगों को शामिल करना चाहती थी। इसने भारतीयों को विधि निर्माण से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसे नोट कर लें, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप लोग नोट करते जाए। वायसराय ने कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया। 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को नामांकित किया। कौन थे वो 3 भारतीय? बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, और सर दिनकर राव थे। इसके अलावा इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। किस एक्ट की बात हो रही है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात हो रही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 3 नाम याद रखना है, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन्हें विधान परिषद में इन्हें नामांकित किया गया था। अगला पॉइंट है हमारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या क्या था? अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या का विस्तार किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892।
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की दिशा में पहला कदम था। कौन सा अधिनियम? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था। और यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला था कौन से अधिनियम के तहत? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला है हमारा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे और क्या बोलते हैं? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसने भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषद के साथ जुड़ने का प्रावधान किया। किस एक्ट के तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। और इसमें क्या था? केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई थी। जो भारतीय परिषद अधिनियम था मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, इसने केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 60 कर दी गई। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की गई मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें, प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग अभ्यावेदन प्रदान किए गए थे। अगला है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें क्या क्या था? सबसे पहले बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार पेश किए गए थे। किस एक्ट के तहत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। इसने केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीयता का परिचय दिया। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है वायसराय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 सदस्यों में से 3 कमांडर इन चीफ के अलावा क्या हो? भारतीय हो। ये सब किस एक्ट में था? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात हो रही है। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 क्या हो? भारतीय हो, कमांडर इन चीफ के अलावा। जो अगला पॉइंट है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय तक विस्तारित किया गया। पृथक निर्वाचिका के सिद्धांत को सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों तक विस्तारित किया गया। अगला इसमें पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सीमांकित और अलग करके प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण को शिथिल कर दिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सीमांकित और अलग करके प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण को क्या कर दिया? शिथिल कर दिया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रांतीय विषयों प्रोविंशियल सब्जेक्ट को स्थानांतरित सूची और आरक्षित सूची ट्रांसफर्ड लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट में विभाजित किया गया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, इसने प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित सूची और आरक्षित सूची में विभाजित किया गया था। आरक्षित सूचियाँ राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित की जाती थी। जो रिजर्व लिस्ट था ये राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित की जाती थी और जो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं थी, जबकि हस्तांतरित सूचियाँ राज्यपाल द्वारा परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर प्रशासित की जाती थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसने प्रांतीय बजट को पहली बार केंद्रीय बजट से अलग किया गया। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत प्रांतीय बजट को पहली बार केंद्रीय बजट से अलग किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। इसके अलावा केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी इस एक्ट के तहत। अगला जो हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया।
किस एक्ट की बात हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात हो रही है। इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम ने 3 सूचियों के संदर्भ में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को विभाजित किया। और 3 सूची कौन थी? एक था आपका फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी यह वायसराय को प्रदान की गई। इसने प्रांतों में डायरची द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। इसके अलावा बाइकैमरलिज्म को 6 प्रांतों बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में पेश किया गया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसमें बाइकैमरलिज्म को 6 प्रांतों बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में पेश किया गया था। अगला जो हमारा पॉइंट है, इसने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत की परिषद को समाप्त कर दिया। किस एक्ट के तहत? 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत की परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया। तो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। और भारत के राज्य सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई थी। इसने देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया। इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी? किस अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी? तो आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो याद रखना है किस अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। तो आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले पॉइंट पे आते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इसने दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का और विस्तार किया। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। अगले पॉइंट पे आते हैं, इस एक्ट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, अधिनियम की स्थापना के लिए प्रदान किया गया संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय। जो इस एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया? फॉर सेटिंग अप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल कोर्ट। किस एक्ट के तहत इन सब की स्थापना हुई थी? संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और इस अधिनियम ने बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब 2 MCQ कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 1833 के चार्टर अधिनियम का प्रावधान नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई, ये प्रावधान था 1833 में। सर्वोच्च प्राधिकारी का पद नाम काउंसिल में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदला जाना था, ये भी सही है, 1833 में ही था। काउंसिल में गवर्नर जनरल को कानून बनाने की सभी शक्तियां प्रदान की जाएगी, ये भी सही था। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं था 1833 के चार्टर एक्ट में? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सभी भारतीयों को गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ये नहीं था 1833 के चार्टर एक्ट में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्विज है। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कॉरपोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषदों पर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया? तो कौन सा अधिनियम था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था।
तो अगर आप इस लेवल का क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर ले और वहाँ पे आपको करेंट अफेयर के क्विज के साथ साथ जनवरी से लेके सितंबर 2023 तक का करेंट अफेयर का कंपाइलेशन मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।